नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पहले विजयवॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की और सबसे पहले रुख करते हैं किश्तवाड़ की तरफ। किश्तवाड़ की अगर बात करते हैं तो वहां पर दक्षिण इलाके में हुंजूर गांव में जारी रहेगा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का अभियान और प्रशासन ने अभियान रोकने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि भारी मशीनरी को एयरलिफ्ट करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है प्रशासन के लिए और प्राकृतिक आपदा आने से कई लोग अभी भी लापता है। ये जो पूरा का पूरा मामला है ये दक्षिण के हुंजूर गांव का है, जहां पर ये पूरा का पूरा मामला जो था वो सामने आया था, जहां पर बादल फटने की वजह से कई लोग लापता हो चुके थे। लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की बात करते हैं तो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है और प्रशासन ने अभियान रोकने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं हम लोग तो अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लापता है, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। ज्यादा जानकारी क्या है तो चलिए आइए पहले नजर डालते हैं डीसी किश्तवाड़ अशोक कुमार का क्या कुछ कहना है। की वजह से हमें रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा था, जो सुबह 9 बजे फिर कंटिन्यू हुआ है। मिसिंग अभी तक कोई भी जो मिसिंग पीपल हैं अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। अब हमारी जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, आज वो थोड़ा सा जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो डाउन स्ट्रीम्स में भी थोड़ा सा सर्च करेंगी कि कहीं पानी के फ्लो के साथ कोई अगर बहा है तो उनको लोकेट कर पाएँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हम। अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जिसमें कि कॉल ऑफ करने की बात कर रहे हैं। अभी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग मिसिंग हैं उनको ट्रेस किया जाए। सर्फ टेरेन है और वो जो गार्ज है बहुत डीप है। कल भी डीजीपी साहब ने कोशिश की थी वहां पहुंचने की, बट हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं हो पाया। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की मशीनरी हम वहां ड्रॉप करा सकते हैं, बिकॉज मशीनरी ड्रॉपिंग के लिए बड़े चॉपर चाहिए जो वहां मशीनरी को लेके जाएं, बट वहां उस गार्ज में या उस डीप वैली में फ्लो करना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए आपने कि डीसी किश्तवाड़ का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरे तरीके से काम कर रही है। तो ज्यादा जानकारी क्या है तो चलिए रुक करते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो चलिए आइए उनसे जानते हैं। अजय, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं रेस्क्यू टीम्स की, तो रेस्क्यू टीम्स को किस तरीके की दिक्कतें आ रही है, किस तरीके की जो परेशानियां हैं वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को झेलनी पड़ रही है? देखिए पल्लवी जी, ये जो क्षेत्र है करीब 6 घंटे पैदल रास्ता तय करके वहां पहुंचना पड़ता है। वहां पर पगडंडी है, सिंगल लोग चल सकते हैं। घायलों को भी जब उठा के लाया तो भारी दिक्कत थी। जो खच्चरों पर वहां पर रिलीफ मटेरियल पहुंच रहा है तो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर बड़ी मशीनरी नहीं पहुंच सकती, जिस वजह से सारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो अपने छोटे इक्विपमेंट है, चाहे उसमें आपने स्नाइपर डाग हो, वो लेके वहां पर पहुंचे, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं लगी है। पहले दिन ही जो कार्रवाई बुधवार को की गई थी उसमें 7 लोगों के शव मिले थे और 17 लोग घायल जो अवस्था में मिले थे। उसके बाद 19 लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता है, जिनकी तलाश आज भी जारी है। हालांकि कल बारिश के चलते थोड़ा रोक दिया गया था, लेकिन आज सुबह 9 बजे फिर इसको शुरू किया गया। तो हमारे पास जो खबरें हैं कि अभी जो मलबे से कोई पता नहीं चला है, तो उसके साथ साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो वहां पर नंथलाला जो कि बाद में चिनाब में आके मिलता है उसके किनारे किनारे तलाश कर रहे हैं, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कुछ लोग वहां पर बह भी गए हैं। तो कुल मिला के एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जैसे हमने पहले ही ब्रेक की है खबर की, जो अफवाह चल रही थी कि कभी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद किया जाएगा, फिलहाल प्रशासन ने इसको खारिज करते हुए कहा है कि उम्मीद रखते हुए वो आगे भी इसको कार्रवाई को जारी रखेंगे, लेकिन देखना होगा कि परिणाम क्या निकलते हैं। जी पल्लवी, वही अजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें जिन लोगों के जो आशियाने हैं वो बादल फटने की वजह से तबाह हो चुके थे, तो उनको किस तरीके की सुविधा प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई जा रही है? देखिए पल्लवी, इसमें एक सेट प्रोसीजर है, उसके तहत ही सारी कार्रवाई हो रही है। तो उसकी फाइल्स बन रही हैं। जहां तक रिलीफ की बात है, जो कैजुअलिटी हुई है उनको 5-5 लाख रुपए का जो ट्रांसफर करना था, जैसे एलजी ने अनाउंसमेंट की थी, तो वो पैसा उनके जो परिवार के सदस्य हैं जो जिंदा हैं उनके खाते में डाल दिया गया है। जहां तक उनके रिहेबिलिटेशन को लेके है तो डिफरेंट एंगल्स में कहीं ना कहीं सहायता मुहैया उनको करवाई जा रही है। तो उसको लेके जो फाइलें बननी है
वो बन रही हैं। तो जैसे जैसे ये क्लियर होगा तो आने वाले दिनों में रिहेबिलिटेशन जरूर उनकी होगी, लेकिन फिलहाल रिलीफ के लिए वो कई एनजीओ भी सामने आए और सरकार की तरफ से भी वहां पर जो सामग्री है वो पहुंचाई गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय, जो कि किश्तवाड़ से हमारे साथ जुड़े थे। और अजय ने जिस तरीके से बताया कि अगर हम पूरे मामले की बात करते हैं तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो वहां पर मौके पर तैनात है और पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहां पर लापता है उनका पता लगाया जा सके। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा की तरफ। सांबा की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से कठुआ में हमें एंटी करप्शन ब्यूरो के रेड्स देखने को मिल रहे थे, अब सांबा से भी खबर आ रही है कि कठुआ के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने सांबा के डीएमओ ऑफिस में भी जांच शुरू कर दी है। और एसीबी ने डीएमओ ऑफिस में करीब 4 घंटों तक रिकॉर्डों को खंगाला और उसके बाद जांच के बाद कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गई है एसीबी की टीम। और ये जो पूरा मामला है हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सांबा के अगर बात करें तो डीएमओ ऑफिस में जांच शुरू कर दी गई और एसीबी की टीम ने वहां से जो रिकॉर्ड्स थे उनको खंगाला और उसके बाद कुछ ऐसे दस्तावेज है जो वो अपने साथ ले गई है। अब आगे की क्या कुछ जानकारी है और किस तरीके से जो है कि ऑफिशियल ट्रीटमेंट इसमें कुछ आया है या नहीं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि अगर पहले बात करते तो इसी तरीके की एंटी करप्शन ब्यूरो ने इससे पहले भी कठुआ में जांच शुरू की थी। कठुआ के बाद अब ये जो जांच है ये सांबा तक पहुंची है और सांबा के डीएमओ ऑफिस में ये जांच जो है वो पहुंची है। उस बीच क्या कुछ और पूरा मामला है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऋषि से जानते हैं। ऋषि, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार ये पूरा मांजरा क्या है। पहले हमें कठुआ में देखने को मिला कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने वहां पर जांच शुरू की और आज सांबा की अगर बात करते तो सांबा में भी डीएमओ ऑफिस में ये जो जांच है इसको शुरू किया गया। देखिए, बिल्कुल पल्लवी आपको बता दें कि जिस तरह से आज एसीबी की टीम ने यहाँ पर रेड किया है डीएमओ ऑफिस में और यहाँ पर कई सारे दस्तावेजों को खंगाला गया है और कई सारे दस्तावेजों को इस टीम जो वो अपने साथ लेकर गई है और लगभग 4 घंटे तक यहाँ पर ये रेड चली है। क्योंकि लगातार आपको बता दें कि माइनिंग का इशू जो पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय गरमाया हुआ है और पिछले कई महीनों से लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और प्रोटेस्ट की वजह ये भी सामने आ रही है कि जिस तरह से माइनिंग का जो ठेका है कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया गया और कॉन्ट्रैक्टर जो कि लगातार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, यानी जो रेट्स माइनिंग के प्रशासन ने फिक्स किए हैं उन रेट्स की लगातार वायलेशन हो रही है। इस तरह की कंप्लेंट्स कई बार सामने आ रही है और लगातार ओवरचार्ज जो वो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है रॉयल्टी के नाम पर। और टिप्पर चालक हो या ट्रैक्टर चालक हो, ये लगातार परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है और लगातार रोज ही प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं कि जो दादागिरी है, जो गुंडागर्दी है, वो इन कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से देखी जा सकती है। और कॉन्ट्रैक्टर्स भी बड़ी डंके की चोट पर ये कहते हैं कि आप लोग जहां मर्जी जाकर कंप्लेंट्स कर लीजिए, प्रशासनिक अधिकारी हमारी जेब में है। हमने इस अधिकारी से सेटिंग की है, डीएमओ ऑफिस में हमने इससे सेटिंग की है। तो वो कहीं ना कहीं सफेद पूंछ होकर इस तरह से ये बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। क्योंकि जो 3.5-4 रुपए रेट फिक्स किया गया है, आप उसके बदले 12 रुपए रेट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही एक परेशानी लगातार बनी हुई थी और मुझे लगता है कि ये हायर अथॉरिटी तक इसकी कंप्लेंट्स पहुंचना शुरू हुई है और उसके बदले चलते अब जो यहाँ रेट्स का सिलसिला शुरू हुआ है उसी की एक कड़ी है कि आज सांबा में भी डीएमओ ऑफिस में ये एसीबी की टीम पहुंची है। इससे पहले कठुआ में भी कई सारे दस्तावेज वहां पर खंगाले गए थे, कुछ जब्त किए गए थे। वैसे ही आज एसीबी की टीम ने आज सांबा के डीएमओ ऑफिस में दस्तावेजों को खंगाला है और उनको जब्त भी किया है। लेकिन अब देखना यह कि क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, क्योंकि इसमें एक चीज तो मैं क्लियर तौर पर बता देना चाहता हूं कि अगर 3.5-4 रुपए रेट फिक्स किया गया है प्रशासन द्वारा तो उसी रेट को नहीं मान रहा कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर जो कि ठेका जब उनको मिलता है तो यही अधिकारी बैठते हैं मीटिंग्स में, जो भी कुछ निकलकर सामने आता है तो प्रशासन की आंखों के नीचे ये सब कुछ चलता रहा। तो सीधे तौर पर इसलिए टिप्पर वालों का ये कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है। उसी के बाद ये जो लगातार यहाँ ओवरचार्ज हमसे किया जा रहा है तो वो प्रशासन को भी नहीं मानते। अभी कल ही आपने देखा कि सांबा में प्रोटेस्ट किया गया टिप्पर चालकों की तरफ से और उनके द्वारा ये इल्जाम लगाए गए डीएमओ पर कि डीएमओ हमें ये कहता है कि आप हमारे साथ सेटिंग करिए, आप वो काम करिए जिस तरह से हम बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो ये भी कहते हैं कि अंडर द टेबल आकर बात करिए। तो ये सारी चीजें जो है ये वॉच की जा रही हैं और ट्रांसपेरेंसी लाने की काफी ज्यादा जरूरत है इस काम में। शायद यही वजह है कि अब एसीबी भी पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है और यहाँ पर अब लगातार अलग अलग जगहों पर रेड का सिलसिला शुरू हो चुका है
डीएमओ ऑफिस में, खासतौर पर अलग अलग जिला स्तर पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि, जो कि सांभा से हमारे साथ जुड़े थे। और ऋषि ने जिस तरीके से पूरे मामले के बारे में बताया कि अगर हम बात करते हैं एसीबी की टीम जो है वो डीएमओ ऑफिस पहुंची और वहां पर जो रिकॉर्ड्स को खंगाला गया उसको उसकी आगे की क्या कुछ अपडेट है वो उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रंजीत सागर झील में आज क्रैश हुए सेना के हेलीकॉप्टर में सवार लोगों का फिलहाल कोई अता पता नहीं चल पाया है। आज दोपहर को पंजाब से एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी और उसने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। और इस ऑपरेशन के दौरान झील से कुछ सामान भी बरामद किया गया, लेकिन लापता हुए लोगों का सुराग नहीं लग पाया है, जिसके बाद एनडीआरएफ को मौके पर बुलाया गया था। कठुआ के एसएसपी आरसी कोतवाल सहित सेना के अधिकारी व पंजाब की पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। दरअसल आज सुबह यह हादसा ऊंचाधरा इलाके में तब पेश आया था जब पठानकोट से उड़ान भरकर यहां पहुंचा हेलीकॉप्टर देखते ही देखते हवा में गोते खाने लगा और रंजीत सागर झील में समा गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों को इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। पता लगा आई विटनेसेस से कि इट लुक्स लाइक एन आर्मी चॉपर। और उसके बाद जब बोट्स आ गई और बोट्स के थ्रू ये लड़के स्पॉट पे गए तो वहाँ से कुछ रिकवरीज भी हुई हैं और आर्मी का ही चॉपर जो है क्रैश हुआ है। अब उसमें कितने लोग थे, उनका क्या हुआ, दैट वी कैन नॉट से। अभी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस और आर्मी के डाइवर्स आए हुए हैं और मुझे लगता है आने वाले 2-4-5 घंटे में जब तक इनका रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है ओनली देन वी विल बी क्लियर कि इस इंसिडेंट में, इस हादसे में किसी की जान गई है नहीं गई है, वो तब पता चलेगा। इट्स टू प्रीमैच्योर टू से एनीथिंग कि उसमें कितने लोग थे, उनका क्या हुआ। अभी तो रेस्क्यू नहीं किया गया, लेक से कुछ फ्लोटिंग मटेरियल जो चॉपर रिलेटेड था वो मिला है और उसका एग्जैक्ट ऑलमोस्ट जो जगह है वो भी आइडेंटिफाइड है कि कहाँ जैसे इसका क्रैश हुआ है। और आई विटनेसेस जो साइड से है, क्योंकि लेक बहुत बड़ी है तो आप एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि क्या हुआ, बट जिन लोगों ने उसको फ्लाई करते हुए देखा और फिर वो एकदम से दे सेट के वो डाइव करके वहाँ पे डूब गया। एसएचओ वो साल 1971 की जंग में भारत की पाकिस्तान पर शानदार विजय की प्रतीक स्वर्णिम विजय मशाल एक लंबा सफर तय करते हुए सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंची है। स्वर्णिम विजय मशाल को करीब 22,000 फीट की ऊंचाई तक बाना पोस्ट ले जाया गया है, जिसे 1987 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त करवाया था। बाना सिंह पोस्ट से स्वर्णिम विजय मशाल सियाचिन ग्लेशियर के सबसे उत्तरी हिस्से में ले जाया गया, जहां सेना ने इसे सलाम करते हुए देश की रक्षा की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारतीय सेना जहां सरहद पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, वहीं संकट की घड़ी में फंसने पर देश की आवाम को हमारी सेना कितनी फुर्ती के साथ राहत पहुंचाती है, इसका एक और सबूत देखने को मिला है। उधमपुर में पिछले दिनों भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए बिरमा पुल को सेना ने 72 घंटों के अंदर तैयार कर अपने शौर्य और जिम्मेदारी का परिचय भी दिया है। बिरमा पुल 8 दिन पहले क्षतिग्रस्त हो गया था और जिला प्रशासन के कहने पर सेना की 54वीं इंजीनियर रेजिमेंट ने 72 घंटों के भीतर स्टील का पुल तैयार कर एक मिसाल कायम कर दी है। फिलहाल इस पुल पर सिर्फ सैन्य वाहनों और छोटी गाड़ियों की ही आवाजाही की इजाजत होगी। ये पुल तैयार होते ही लोगों को मुंह मांगी मुराद मिल गई है और जिंदाबाद के नारे लगाकर भारतीय सेना का आभार भी जताया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं 54 इंजीनियर का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने 3 दिन में दिन रात करके ये ब्रिज बनाया सर। वो तो हमको पता है, फौजियों को भी और आम बंदे को भी कितनी परेशानी हो रही थी, क्योंकि पहले भी ये पुल टूट चुका था, 2.5 महीने 3 महीने में बना था सर। तो उस टाइम मतलब कि इन्होंने बढ़ा दिया था 2.5-3 महीने में, लेकिन अभी भी कोई भरोसा नहीं था कब बनेगा। तो ये फौज ने बहुत ही मेहनत करके, मैं तो बहुत ही धन्यवाद करूँगा 54 इंजीनियर का, आर्मी का। तो मैं भी एक फौजी हूँ, हम बॉर्डर पे भी लड़ाई लड़ते हैं और अभी भी जो टाइम दिया गया इंजीनियर वालों को, हो सकता है, मेरे को लगता है कि उनसे पहले ही उन्होंने अपना काम कर दिया सर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका भी इंटरव्यू लिया जाए जिन्होंने मेहनत किया है।
ठीक है, और सारे लोग खुश हैं, उधमपुर से भी और जो बाहर से भी लोग आने वाले हैं, टूरिस्ट है, वो भी सब खुश हैं। ये नॉर्दर्न कमांड और इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है, जो जवान है, वो न सिर्फ लड़ाई के दौरान बल्कि पीस टाइम के दौरान भी जम्मू कश्मीर के अवाम की सेफ्टी और वेलफेयर के लिए तैयार खड़ा है। 72 घंटे की आपने बात की, इस पुल को बनाने में जितनी मेहनत लगी है उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इस पुल में 236 पैनल लगाए गए हैं, 190 फीट की दूरी ये कवर कर रहा है और हर एक पैनल का वजन 258 किलोग्राम था। और हमारे जवानों ने ना सिर्फ अपने हाथों से उसको उठाकर लगाया, और आज मुझे खुशी है कि जनता को जो सहूलियत मिली है इसके बाद। मैंने देखा बहुत सारे बीमार लोगों को इस ट्रैफिक को, इस पुल को पार करके हॉस्पिटल जाने में भी अब सहूलियत हो रही है, और यही हमारी मेहनत है जो आज रंग लाई है। आप सबों के चेहरे की मुस्कुराहट ही हमारा शाबाशी है और हमारा प्रोत्साहन है। डॉक्टरों को भले ही भगवान का दूसरा रूप कहा जाता हो, लेकिन पीएचसी अरनिया में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात डॉक्टर रोहित कुमार के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा और इसमें सेवाएं दे रहे मुलाजिम भगवान से कम नहीं है। 108 एम्बुलेंस सेवा की बदौलत ही डॉक्टर रोहित कुमार को जन्म देने वाली मां आज अपने घर पर सुरक्षित है, और उनके मुंह से भी 108 एम्बुलेंस सेवा के स्टाफ के लिए दुआएं ही निकल रही हैं। डॉक्टर रोहित ने आज इस स्टाफ को सम्मानित कर उसका आभार जताया। दरअसल पिछले दिनों डॉक्टर रोहित की मां को हार्ट अटैक आया था, और 108 एम्बुलेंस सेवा के स्टाफ की बदौलत ही उन्हें जम्मू के एक ग्रामीण हलके से जम्मू के जीएमसी अस्पताल तक 30 मिनट में शिफ्ट कर उनकी जान बचा ली गई। इसलिए मैं आज चाह रहा था कि मैं इनको एक छोटा सा ये करूं, क्योंकि हम हमेशा बुराइयों को हाईलाइट कर देते हैं, अच्छाई जो है ना उसको दबी रहती है। तो ये इनकी एक अच्छाई थी जो मैं ऊपर लेके आना चाहता था। स्पेशली जो इनके हेड है, शायद इनके हेड है एचओडी जो है विक्रांत सर इनके, उनको मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। उमरा सर इनके, उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ, और इनके राहिल सर हैं, उनको थैंक्स कहना चाहता हूँ। कई बार इस इंसिडेंट के अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि 108 पे बॉर्डर एरिया से कॉल नहीं जाती, तो मैं उनके पर्सनल नंबर पे फ़ोन करता, सर वी नीड एम्बुलेंस बैकअप। वो कभी भी नो सर नहीं बोलते, यस सर। इन केस हमारी एम्बुलेंस गई होगी तो विद इन 10 to 15 मिनट्स वो दूसरी एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा देते हैं। तो दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब सर। और ये एक वजह थी कि जो मैं चाह रहा था कि इनको मैं जब कभी भी इनको कॉल आती है, एक तो ये हॉस्पिटल के अंदर ही है, जब कभी भी इनको कॉल आती है 108 से कि आपको पेशेंट उठाना है, एज दे गेट द कॉल विद इन अ सेकेंड टाइम के अंदर ये एम्बुलेंस स्टार्ट करके रेडी होती है। यहाँ से जीएमसी का अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 किलोमीटर एरिया है, यहाँ से डिस्टेंस जो पड़ता है इतना दूर है, लेकिन इनका ये होता है कि हर एक सेकंड जो बचाया जा सके। जिला पुंछ के सीमावर्ती दिगवार क्षेत्र में किसानों ने अपनी मेहनत के बल पर मक्की की जिस फसल को तैयार किया था, वो फसल किसानों के परवान नहीं चढ़ पाई है और आंधी तूफान से टूटकर धराशायी हो चुकी है। ये मंजर देखकर किसान परेशान हो रहे हैं और उनकी चिंता बर्बाद फसल को लेकर बढ़ती ही जा रही है। किसानों का कहना है कि कुदरत पर तो किसी का जोर नहीं चलता है और प्रशासन भी इससे पहले उनकी मदद करता आया है, लिहाजा इस बार भी उन्हें मदद की दरकार रहेगी। उन्होंने प्रशासन से एक टीम का गठन कर वहां भेजने की मांग की ताकि फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया जा सके। जो आज आपने कही कि भाई मक्की की आप कंडीशन देख लो, मक्की की हम पूरी साल इंतजार करते हैं, पूरी साल इसकी मेहनत करते हैं कि भाई हमारी मक्की जो हो जाए। किसी आदमी का तो कोई कसूर है नहीं है अल्लाह ताला वाहिगुरु की तरफ से जो है ये हुआ है। पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हर बार हमें कुछ ना कुछ कंपनसेशन जो है देती है। इस बार भी मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे इससे पहले होता आया कि भाई 2-3 महीने का राशन फ्री और लोगों को राशन मिलना चाहिए। मैं इसकी ये निंदा नहीं करता कि भाई ये बारिश क्यों हो रही है या कैसे हो रहा है, नुकसान हुआ किसी आदमी ने किया तो हम उससे पूछें, है भगवान की तरफ से है ये चीज़। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारी इस जो नुकसान को जो भरपाई करे, क्योंकि यहाँ के गरीब लोग हैं, इन लोगों की 99% जो है जिम्मेदारी पे ही, किसानी पे ही। आज जो रात को यहाँ आंधी तूफान हुआ, जितनी हमारी ये फसलें मक्की की थी वो सारी लम्बी पड़ी हैं। मैं डी साहब को गुजारिश करूंगा वो तहसीलदार पटवारी को मौके गांव में भेजकर और इसका जायजा लगाएं कि कितना नुकसान गरीब लोगों का हो रहा है। मेरी इस पर ये गुजारिश होगी कि डी साहब को फौरी तौर तवज्जो देनी चाहिए, तहसीलदार पटवारी को भेजकर लोगों का जो है नुकसान जो है उसको मुआयना करना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ है।
जिला किश्तवाड़ की कुकरवास पंचायत के लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़क के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। इस पंचायत के लोगों ने प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर उनको इस ओर तवज्जो देने की मांग की है। लोगों का कहना है कि कुकरवास पंचायत में सड़क पर बनाई जा रही क्लवरेट उनके लिए जानलेवा साबित हो रही है। इस क्लवरेट के कारण बरसात का सारा पानी गांव की ओर मुड़ रहा है, जिससे वहां बड़ा हादसा पेश आने की पूरी संभावना है। इसमें ये जो PMGSY रोड जो हमारा जो इस वक्त टटानी बिमलनाग तक पहुंच चुका है, वहाँ एक गलत कलवट बनाया है। मैं एक्शन PMGSY से अपील करूंगा कि फ़ौरन उस कलवट को बंद किया जाए, नहीं तो ये किसी भी वक्त दक्षिण की तरह एक बहुत बड़ा हादसा वहाँ पेश आ सकता है। बहुत से जानी नुकसान, माल का नुकसान हो सकता है। वहाँ पर उस गांव की पॉपुलेशन लगभग तकरीबन 300 से 400 के करीब वहाँ क्या कहते हैं लोग रहते हैं, और वो गलत कलवट बना है। हम डिपार्टमेंट से अपने LG महोदय से और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आज ही PMGSY को हदायत दी जाए और वो कलवट वहां से बंद किया जाए। वो वहां से 200-300 मीटर आगे पीछे उसको चेंज किया जाए। उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले में आज हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी बाबर अली को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर बांडीपोरा के चांदाजी इलाके में आज ये ऑपरेशन चलाया था, जिसमें उन्हें एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। पुलिस के मुताबिक मारा गया आतंकी बाबर अली आतंकियों के उसी ग्रुप का हिस्सा था जिसे 24 जुलाई को बांडीपोरा के शोकाबा जंगलों में मार गिराया गया था। बाबर अली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के उगाड़ा जिले का निवासी था और शोकाबा मुठभेड़ के दौरान फायर होने के बाद से ही सुरक्षा बल उसे लगातार ट्रैक कर रहे थे। आपको बताते चलें कि 24 जुलाई को शोकाबा जंगलों में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी सारिक अल्ताफ बाबा सहित अन्य आतंकियों को मार गिराया था, जिससे इससे पहले आज सुबह बांडीपोरा पुलिस और सेना की 26 आसाम और CRPF ने बांडीपोरा के चांदाजी इलाके के कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसे इसी दौरान वहीं छिपे आतंकियों ने गोलाबारी शुरू कर दी थी और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्यवाही में बाबर अली मारा गया। डोडा में पत्रकार संघ की बैठक हुई, जिसमें पत्रकारों के साथ की जा रही बदसलूकी की घटनाओं पर चर्चा की गई है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष नसीर अहमद खुदरा ने कहा कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वे बहिष्कार के आह्वान को सीमित करेंगे और अस्पताल प्रशासन के साथ बहिष्कार जारी रहेगा। आपको बताते चले कि पिछले महीने डोडा जिले में 2 अलग-अलग जगहों पर पत्रकारों के साथ 2 घटनाओं के बाद बहिष्कार की घोषणा की गई थी। इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये महसूस किया कि एक आदमी की गलती सब एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देनी चाहिए, और उससे ये लास्ट पे नतीजा निकला। हमारे सब भाई आज बैठे हुए थे जिन्होंने ये फैसला किया कि हम उस आदमी के खिलाफ जो है बाइकाट को जारी रखेंगे। उस आदमी को जो है उसका डिपार्टमेंट जो है उसका काम जो इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ बाइकाट जारी रखेंगे। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को बड़े बड़े भाषण देने वाले सियासी दल खुद कितने दूध के धुले हुए हैं, इसका जीता जागता सबूत आज जम्मू के मढ़ इलाके में देखने को मिला। मढ़ में बहुजन समाज पार्टी के जिला जम्मू के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आज प्रशासन द्वारा जारी SOP की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी को इस लापरवाही की भनक नहीं लगी। सम्मेलन में दावत का इंतजाम भी किया गया था और यहां मौजूद हर एक शख्स कोरोना की तीसरी लहर को दावत देता हुआ नजर आया। दावत उड़ाने के चाहे में ये पहुंचे थे और सभी लोगों में से किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। पार्टी नेताओं से इस बाबत पूछे जाने पर वो बगले झोंकते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने SOP पर लंबा चौड़ा भाषण झाड़ डाला।
तो उसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से कि जैसे जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी SOP निकलती हैं उनका पूरा पालन किया जाए। उनका मास्क जहां पर भी जाएं, बाहर जाएं, मास्क पहन के जरूर जाएं और 2 गज की दूरी रखें, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बोलते हैं। आने गलती तो है, लेकिन वो हम उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसका कह रहे हैं, किसी साथी को मैंने कह दिया कि वो सैनिटाइजर लाइए, या मास्क भी जहाँ लाइए, जिन लोगों ने नहीं पहने हुए तो उनको पहना दीजिए। देश के 6 राज्यों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी भी लोगों के लिए सबक नहीं ले पा रही है। और बात करें अगर जम्मू की, तो यहां पर भी लोग बेहद लापरवाह हो चुके हैं। उन्हें दिलो दिमाग से इस महामारी का डर, खौफ काफूर हो चुका है और शहर के GMC अस्पताल में ऐसे लोगों की भरमार देखने को मिल रही है जिनकी लापरवाही से जम्मू में तीसरी लहर के वजूद में आने के पूरे आसार बने हुए हैं। बिना मास्क के अस्पताल परिसर में जहां वहां घूमने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ डंडा चलाने के लिए ना तो अस्पताल प्रशासन कोई कदम उठा रहा है और ना ही GMC में बनी पुलिस चौकी का स्टाफ ध्यान दे रहा है। इस बाबत GMC अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा ये तो नहीं बता पाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। अलबत्ता उन्होंने कोरोना महामारी पर एक लंबा चौड़ा लेक्चर जरूर झाड़ दिया। जो भी एडवाइजरीज गवर्नमेंट ने इशू की है, जिसमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करना, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है और घर से बाहर नहीं निकलना है। ये एक वॉर लाइक सिचुएशन है, घर से बाहर हमें किसी भी कीमत पे नहीं निकलना है। और अगर हमें नौकरी के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपनी जीविका कमाने के सिलसिले में बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये मास्क हमें पहन के ही रखना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करना ही करना है और किसी भी कीमत पे हमें को अपने परिवार के साथ हिल स्टेशन पे घूमने के लिए या किसी सोशल गैदरिंग में जाना, ग्रुप करना, ये चीज़ों को किसी भी कीमत पे हमें जो है अलो नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ें जैसे हम पिछले काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर में भी देख रहे हैं कि हिल स्टेशंस पे सारे होटल्स जो हैं वो फुल हैं, लोग जो है मास्क कोई भी नहीं पहन रहा है, बाज़ारों में इतना रश है, मॉल्स में इतना रश है, तो किसी एक इंसान ने भी मास्क नहीं पहना है। तो अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो आने वाले दिनों में हमारे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है। और जैसे इन 6 स्टेटों में पिछले कुछ दिनों में केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो यहाँ पे भी केसेस जो हैं काफ़ी बढ़ने वाले हैं और उससे हमें काफ़ी नुकसान जो है वो 3rd वेव में होने वाला है। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।